हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे सरकारी उपक्रम किस किस तरह के होते हैं और हम लोगों ने तीनों प्रकारों का नाम देख लिया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विभागीय उपक्रमों की बात की थी, जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होते हैं। अब जो अगला प्रकार आता है वो हमारा आता है किसका, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस का, जिसको हम लोग बोलते हैं वैधानिक निगम। क्या विशेषताएं होती हैं, क्या गुण होते हैं और क्या लिमिटेशंस होती हैं, क्या सीमाएं होती हैं, इनकी बात करेंगे। बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि जो वैधानिक का मतलब क्या होता है। वैधानिक का मतलब होता है स्टैट्यूट, विधान। विधान मतलब होता है क्या, स्टैट्यूट। मैंने क्या बोला, स्टैट्यूट। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है विधान, और इसी का मतलब एक तरह से आप लॉ भी बोल सकते हो, कानून। तो एक कोई कानून की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या होती है, किसी कानून की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिए, हमारे यहाँ पर जो भी कंपनीज बन रही होती हैं उनके लिए कंपनीज एक्ट अलग से 2013 का भी है, पहले 1956 का हुआ करता था। अब संशोधन उसी को रिवाइज कर दिया था, तो 2013 वाला जो कंपनीज एक्ट है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कोई एक अलग कानून की आवश्यकता होती है, और कानून कहाँ पर पास होता है, या तो संसद में या फिर राज्य की विधानसभाओं में। तो जो राज्य की विधानसभा उनको हम लोग बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो संसद होती है उसको बोलते हैं पार्लियामेंट। तो या तो संसद में या फिर विधानसभा में कोई पारित किया गया है अधिनियम, अधिनियम को हम लोग बोलते हैं एक्ट। देखो, ये भी मैं बता देता हूं आपको, किसी भी कानून के पारित होने की जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे पहले आता है विधेयक, बिल। उस बिल पर बहस होती है। ठीक है, अगर संसद है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहस हो गई, दोनों में पास कर दिया गया। जब पास कर दिया गया उसके बाद जब उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तब वो अधिनियम बनता है, और वही जो अधिनियम बन गया है वही हमारा कानून है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें आती है, पहले आता है बिल, विधेयक, फिर उसके बाद से आपका दोनों में बहस हो गई, उसके बाद से जब उस पर साइन हो जाते हैं राष्ट्रपति महोदय के, तो हमारा क्या बन जाता है, एक्ट। और यही जो एक्ट बनकर के आया है इसी को आप कानून बोल सकते हो, इसी को आप विधान बोल सकते हो, इसी को आप इंस्टीट्यूट बोल सकते हो, इसी को आप लॉ बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो ये प्रक्रिया होती है। यहां पर क्या है, यहां पर ये अधिनियम पारित, अधिनियम बन चुका है। तो अधिनियम बनने का मतलब ही होता है कि कानून बन चुका है। ठीक, तो कानून बन चुका है। अब क्या हुआ, वो जो अधिनियम है वो डिसाइड करता है कि इस तरह की एक कॉर्पोरेशन होगा, इस तरह का कोई निगम होगा, और उसी अधिनियम में प्रावधान होते हैं। तो वो जो प्रोविजंस होते हैं, ये प्रोविजन डिसाइड करते हैं कि उसके कर्मचारी कैसे काम करेंगे, उनके कर्मचारियों की सर्विस से संबंधित जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है वो कैसे होंगे, साथ में उसके ऑपरेशंस में कौन कौन सी चीज को ध्यान में रखा जाएगा। तो जो अधिनियम है उसकी आवश्यकता होती है, साथ में वही अधिनियम से स्थापना होती है, और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही संचालन होता है, ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा, सरकार पूरी तरह से इनका मालिक होती है। क्या होती है, सरकार ही पूरी तरह से मालिक होती है। हम लोगों ने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में भी देखा था कि वो तो सरकार का सीधा ही एक अंग है। क्यों, मंत्रालय का ही एक अंग होता है विभाग, और उस अंग के लिए भी जो पैसे वगैरह आ रहे होते हैं वो किसके थ्रू आते हैं, बजट के थ्रू आते हैं। यहां पर क्या है, यहां पर भी सरकार का पूरा स्वामित्व है, लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर बजट से पैसे आमतौर पर नहीं आते हैं। ठीक है, यहां पर बजट से पैसे आमतौर पर नहीं आते हैं। अच्छा, तो सरकार का पूरा स्वामित्व, तो क्या मतलब होगा, तो मतलब यह है कि अंतिम जिम्मेदारी सरकार की बनेगी। अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो सरकार के पास जाएंगे, अगर नुकसान हो रहा है तो सरकार नुकसान उठाएगी। ठीक, लेकिन अपना जो परिचालन है, जो ऑपरेशन है, उसमें इनको फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, उसमें इनको इंडिपेंडेंस रहेगी। अच्छा, तो ये बात भी समझ में आ गई। तो लाभों का विनियोजन प्लस हानियों का वहन ये कौन करेगी, सरकार करेगी, समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि अंतिम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सरकार की है। अच्छा, अगला आता है निगमित संगठन है, एक कॉर्पोरेट बॉडी है। अब कॉर्पोरेट बॉडी का मतलब क्या होता है कि इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, ये मुकदमा किसी और पे चला सकती है, ये संपत्ति खरीद सकती है, ये किसी से समझौता कर सकती है, एग्रीमेंट साइन कर सकती है, कोई अनुबंध साइन कर सकती है। तो ये तीनों का मतलब हो जाता है क्या, ये तीनों क्यों कर सकती है, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी इनकी है, क्योंकि एक अलग कानून से बनकर के आए हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, अनुबंध कर सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आ गया समझ में। अगला पॉइंट क्या है, सामान्यतः वित्तीय रूप से स्वतंत्र होते हैं, इनको बजट में हिस्सा नहीं मिलता। ये अपना खुद से पैसा कहां से लेकर के आते हैं, सरकार से उधार मांग सकते हैं, अपनी जो वस्तुएं या सेवाएं बना रहे हैं उनको लोगों में बेचते हैं, वहां से पैसे लेकर के आ सकते हैं, या फिर मुख्य रूप से यही इनके तरीके रहते हैं, बजट से नॉर्मली इनको पैसा नहीं मिल रहा होता है। तो क्या हो जाता है, सरकार से ये ऋण ले लेते हैं, जनता को वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री से ये लोग पैसे लेकर के आते हैं आमतौर पर। अच्छा, तो यहां पर बजट नहीं है, इसीलिए जब सरकार पूरी तरह से इनको पैसे नहीं दे रही, इसलिए सरकार का उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता, उतनी ज्यादा दखलंदाजी नहीं रहती है।
अच्छा, तो ये समझिए, सीधे से समझिए कि लाभ भी हो जाएगा। तो जब हम ये विशेषताएं पढ़ रहे होते हैं ना, इन्हीं में कुछ लाभ भी होते हैं, कुछ सीमाएं होती है जो इसी में छिपी रहती है, उनको हमें देखते हुए चलना चाहिए। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है, सरकारी विभागों के लिए इन, ठीक है, हम लोगों ने बात की थी क्या की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सरकार, जितनी भी सरकारें हैं पूरे देश में, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार, उनसे संबंधित मंत्रालयों का ऑडिटिंग होती है, अंकेक्षण होता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को कौन देखता है, जो हमारे कैग होते हैं वो मेनली ऑडिटिंग का काम देख रहे होते हैं। अब जो भी विभाग हैं वो तो एक तरह से मंत्रालय का हिस्सा है, तो उनका अंकेक्षण जो है वो उसी तरह से होता है जो जैसा कि हर सरकार का होगा, लेकिन यहां पर उस तरह से नहीं हो रहा होता है। तो जो सरकारी विभागों के लिए लेखांकन और अंकेक्षण की प्रक्रिया होती है ना, वो इन पर लागू नहीं होती है। इन पर उस तरह की निगरानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं होती है। अच्छा, तो ये भी एक तरह का फायदा हो गया, क्योंकि उतने ज्यादा इनके लिए रिजिड रेगुलेशंस नहीं है, उतने ज्यादा इनको नियमों का पालन नहीं कर रहा है जितना विभागीय उपक्रम को करना होता है। अच्छा, अंतिम क्या है, कर्मचारी जो होते हैं ना, इनमें काम करने वाले लोग, वो राज्य या नागरिक सेवा से नहीं होते हैं, सिविल सर्वेंट्स नॉर्मली नहीं होते हैं, या फिर किसी स्टेट के एम्प्लॉयज नहीं होते हैं, उनको सीधा सीधा सरकारी कर्मचारी नहीं बोला जाता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इनके भी जो मुखिया बना दिया जाता है, जो इनके हेड बना दिया जाता है, जिनके मेन बॉस होते हैं, वो कई बार जो बाकी राज्य नागरिक सेवाएं हैं उन्हीं से लोगों को लेकर के जाते हैं। कई बार इनमें भी आईएएस ऑफिसर्स को ही हेड बना दिया जाता है। तो जो हेड होते हैं वो उनकी बात अलग है, अदरवाइज ज्यादातर लोग क्या रहते हैं, जो इंप्लॉयज रहते हैं वो सरकारी कर्मचारी नहीं कहे जाते हैं। ठीक, मुखिया को कभी कभी क्या कर दिया जाता है, प्रतिनियोजित कर दिया जाता है, डिपोजिशन पर ले आते हैं, किसी और सरकार जो है सरकारी किसी दूसरे विभाग से यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं। तो ये हम लोगों ने इनकी देख ली विशेषताएं। लाभ क्या क्या है, इन्हीं में आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात क्या समझ में आ जाएगी, सरकारी अधिकारों के साथ इनके पास सरकारी अधिकार क्यों है, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार मालिक है, तो सरकार की अधिकार है इनके पास। ठीक है, तो एक तरह का सरकार की क्या होती है, सरकार की क्रेडिबिलिटी होती है, सरकार बहुत सारे काम अच्छे से करा सकती है किसी से। कई चीजें ऐसी होती है जो सरकार बहुत अच्छे से कर पाती है, प्राइवेट सेक्टर अच्छे से नहीं कर पाता। लेकिन प्राइवेट सेक्टर अच्छे से क्या कर लेता है, तुरंत डिसीजन ले पाता है, डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है, वहां पर दखलंदाजी कम होती है। तो इनको क्या है, अगर आप ऑन पेपर देखोगे तो आपको लगेगा कि सरकारी तो है यार ये लोग, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार के पास इनकी ताकत है, अल्टीमेटली कौन रिस्पॉन्सिबल है, सरकार है। लेकिन क्योंकि बजट से पैसा नहीं आ रहा है, इनको उतनी ज्यादा ऑडिटिंग के रूल्स नहीं फॉलो करने पड़ते हैं, तो इनको डिसीजन मेकिंग में भी स्वायत्तता रहती है। तो सरकारी अधिकार हो जाए और निजी उद्यम के समान इनका परिचालन हो जाए, तो परिचालन में लचीलापन मिल जाए, यानी कि ऑपरेशंस के टाइम पर आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो अगर ये दोनों चीजें हो जाएं तो सोचिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि जहां पर सरकार वाली अच्छी चीज है वो भी आपके पास हो गई, और जो प्राइवेट सेक्टर की अच्छी चीज है वो भी आपके पास हो गई, तो आप तो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकते हो। तो ये हमें ऑन पेपर ऐसा दिखता है। मैं ऑन पेपर बोल रहा हूं क्यों, क्योंकि वास्तव में जो पहली सीमा है वो इसी से संबंधित है कि व्यवहार में लचीलेपन की कमी होती है। पेपर में तो लगता है कि हाँ देखो ये सब अच्छा अच्छा है, लेकिन व्यवहार में क्या होता है, यहां पर भी बहुत सारे नियम कानून होते हैं, जो कानून पास भी किए जाते हैं उसमें भी ऐसा रहता है कि नहीं कोई कुछ गड़बड़ ना कर ले, इसलिए बहुत ज्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस होता है। तो चेक्स एंड बैलेंसेस क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग जो होता है उसको धीरा कर देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर देते हैं। अब इतने सारे नियम और कानून का ध्यान रखोगे तो आप फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ रहेगी, लचीलापन कहाँ रह गया, उसमें तो बताओ ऐसे जाना है फिर ऐसे जाना है फिर ऐसे जाना है। लचीलापन तो आपको ऐसे स्मूथ होकर के निकल सकता है, लेकिन यहाँ निकल नहीं सकता क्योंकि इतने ज्यादा नियम कानून इधर भी रहते हैं। अच्छा, क्या फिर भी हमें ऑन पेपर तो ये फायदा दिखता ही है, और अगर काफी अच्छे से सारे नियम और कानून बनाए जाए और ध्यान रखा जाए कि नहीं यहाँ पर हमें थोड़ा सा इनको लचीलापन दिया जा सकता है, तो अच्छा चल सकता है, इसलिए ये लाभ हो गया। दूसरा क्या है, अवांछित सरकारी नियम और कानून नहीं होते, क्योंकि इनके जो एम्प्लॉयज हैं वो सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाते। तो जो सरकारी सेवा शर्तें होती हैं, सरकारी किसी भी कर्मचारी को ऊपर लगने वाली होती है, वो सारी चीजें इनके ऊपर नहीं लग रही होती है। ऐसे अंकेक्षण मैंने ऑडिटिंग में बताया कि इस तरह की चीजें नहीं हो रही होती, तो ये भी इनका एक बेनिफिट हो जाता है। अच्छा, फिर क्या है, अधिनियम के अंतर्गत नीतियों और प्रक्रियाओं का निर्धारण करने की आजादी इनको खुद होती है, जबकि विभागीय उपक्रम याद करिए वहां पे मंत्रालय ही डिसाइड कर रहा होता था पूरी तरह से, तो पूरी तरह से सरकार डिसाइड कर रही है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनको दिख रहा है कि कोई योजना या नीति बनाई जा सकती है, तो ये बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से वित्तीय रूप में ये सरकार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो क्या हो जाता है, अधिनियम के अंतर्गत, और अधिनियम के अंतर्गत का मतलब क्या है कि अधिनियम जो इनका एक्ट था, जो कानून था, कानून ने इनको सीमाएं बता रखी हैं कि आप इन सीमा के रहते हुए अपनी नीतियां और अपना जो भी आपको प्लान करना है वो सारी चीजें बना सकते हो। तो नीतियों और योजनाओं को ये बना सकते हैं, लेकिन अधिनियम को लान नहीं पाएंगे, क्योंकि अधिनियम ने तो इनकी स्थापना की है, अधिनियम ने ही इस तरह के किसी भी निगम को अस्तित्व दिया है। अच्छा, अगली बात क्या है, और यहां पर भी समझिए कि कभी कभी मंत्रालय विशेष की अनुमति चाहिए होती है। आप नीतियां बना रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो रहा है कि वो नीतियां किसी
पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है या वो कार्यक्षेत्र इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर आपको उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। फिर मैंने लिखा हुआ है 4+5। 4+5 का मतलब क्या है? जो चौथी और पांचवी विशेषताएं थी ना, वो ही वास्तव में लाभ ही हैं। क्या था कि सामंता वित्तीय रूप से स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंस है, और ये कहां से? सरकार से ऋण लेके या जनता से कुछ सामान बेच रही है या कोई सेवा बेच रही है, वहां से पैसे लेकर के आ रही है, और साथ में इनके ऊपर उस तरह का अंकेक्षण नहीं होता। तो ये जो दोनों पॉइंट्स है विशेषता के, वही हम लाभ में भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो हमारा लाभ हो गया। अब आती है हानि की बात। हानि में पहली तो मैंने आपको गिना दी कि सब कहने की बातें हैं, कागज में सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन जो रियलिटी है, जो प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो उतना लचीलापन होता नहीं है। वहां पर भी सरकारी दखलंदाजी चल रही होती है। तो क्या होता है? पहला, व्यवहार में हमें लचीलापन की कमी दिखती है। नियम कानून यहाँ पर भी बहुत सारे होते हैं। दूसरी क्या कमी है? महत्वपूर्ण और अधिक धनराशि वाले जो भी निर्णय होते हैं ना, उनमें सरकारी और राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, उनमें गवर्नमेंट का और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होती है। कोई भी इनसिग्निफिकेंट डिसीजन आपको लेना है जिसका बहुत महत्व ही नहीं है, तो आप ले लो आराम से, आप कह लो कि हम स्वतंत्र हैं। लेकिन जहां पर भी सफिशिएंट अमाउंट आ जाता है या फिर कोई ऐसा निर्णय है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है, वहां पर सरकार की दखलंदाजी जो आती है, सरकार अपने चाहते लोगों को फेवर करना स्टार्ट कर देती है। कैसे कर देती है? सरकार इन निगमों का भी बोर्ड होता है, ठीक है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ऐसे इनका भी अपना एक बोर्ड रहता है। उस बोर्ड में अपना एडवाइजर बैठा देती है। एडवाइजर मतलब सलाहकार। अब वो सलाहकार क्या देखता है? सलाहकार ये देखता है ये लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। उस सलाहकार को किसने बैठाला है? सरकार ने बैठाला है। अब क्योंकि सरकार ने बैठाला है, इसलिए उस इंसान की सीधी सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ बनती है? सरकार के प्रति। तो वो ये देखता है कि यार ऐसा कुछ भी ना हो जाए जो सरकार ना चाह रही हो और ये लोग कर दें। भले ही वो निगम के लिए फायदे में हो, तब भी वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सलाहकार ऐसा नहीं चाहता। और सलाहकार ऐसा क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि सलाहकार की तो अकाउंटेबिलिटी किसकी तरफ है? सरकार की तरफ है। तो ऐसी चीज हो जाती है, तो सरकार यहाँ पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती है। और सरकार क्या करती है? जो भी थोड़े भी सिग्निफिकेंट डिसीजंस है उनमें भी हस्तक्षेप होने लग जाता है। लेकिन सरकार के पास तो बहुत सारे काम है, देश की सुरक्षा भी देखनी है, कहीं पर कुछ दंगे भड़क गए तो वो देखना है, 50 तरह की चीजें हैं, इकोनॉमी अगर नीचे जा रही है तो वो देखना है, लोगों को नौकरियां देने की बात आ रही है तो वो देखना है, अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो देखना है। तो कई बार क्या होता है, जो सलाहकार होता है वो ये चाहता है कि सरकार के अगेंस्ट तो ना जाए, तो कम से कम वो इन सारी चीजों को बोल देता है कि सरकार के पास हम निर्णय के लिए भेज सकते हैं। क्या कर देता है कि हम सरकार के पास निर्णय के लिए भेज देते हैं। और इसमें क्या हो जाता है, जब सरकार के पास निर्णय के लिए जाता है तो फाइल रखी रह जाती है बहुत दिन तक, बहुत ज्यादा देरी हो जाती है, विलंब हो जाता है। तो जो लचीलापन क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि आपको मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी दिखी, आपने फटाफट निर्णय लिया और आपने एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सरकार के पास फाइल पहुंच जा रही है तो फिर बहुत देर हो जाती है, तब तक वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है। प्राइवेट सेक्टर उसको भी यूज कर लेता है, यूटिलाइज कर लेता है, अपने फायदे के लिए काम कर ले जाता है। प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र, क्यों? क्योंकि वहां पे तो तुरंत डिसीजन ले लिया गया। यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि सरकार द्वारा निगम के बोर्ड में कोई सलाहकार बैठा दिया जाता है, उसकी नियुक्ति कर दी जाती है, और अगर कोई मतभेद हो रहा है तो मतभेद की स्थिति में वो सरकार के पास भेज देते हैं, क्या कि आप निर्णय लो, और निर्णय सरकार लेने में देर कर ही देती है, और नहीं भी करती तो उनका हस्तक्षेप तो हो ही गया, कम से कम उनकी दखलंदाजी हो गई, आप इंडिपेंडेंटली निर्णय नहीं ले पाए, तो ये भी क्या हो गई, कमी हो गई। और ऐसा एक और चीज भी देखी गई है कि इस तरह के जो निगम है ना, जहां जहां पब्लिक से डायरेक्टली डील कर रहे होते हैं, जहां जहां जनता से सीधा सीधा डीलिंग्स हो रही है, वहां पे बहुत ज्यादा रैम्पेंट करप्शन है। रैम्पेंट मतलब अनकंट्रोलेबल है, हर जगह वहां पे आपको भ्रष्टाचार दिखेगा। तो जो आम जनता होती है उसको दुख होता है इन सारे बॉडीज को देख करके, और उसको तो पता नहीं है कि ये पूरी तरह से सरकारी है, पूरी तरह से सरकारी नहीं है। स्वामित्व तो सरकार का ही है। आप ऐसे सोचो, स्वामित्व किसका है? सरकार का है। अब सरकार का स्वामित्व, इसका मतलब क्या हुआ? सरकार किसकी है? सरकार तो लोगों की है। सरकार के पास पैसे किसके हैं? लोगों के ही हैं। सरकार के पास क्षमता किसकी है? पूरे देश की है। तो ऐसी स्थिति में अगर उनको दिख रहा होता है कि इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, तो सरकार द्वारा उतना एफिशिएंट काम नहीं किया जा रहा है जितना किया जाना चाहिए, और खासतौर से वहां पर जो अपेक्षाएं होती है जनता की वो टूट रही होती है, तो वो भी एक बहुत निगेटिव पिक्चर सरकार की भी प्रेजेंट करता है लोगों के सामने। और ओवरऑल जो होता है ना कि इस तरह की बातें आने लगती है कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता है, हर जगह पर करप्शन, इस तरह की चीज आने लग जाती है, वो सारी भी एक ओवरऑल जो सोशल मेंटेलिटी है उसमें भी घर करना स्टार्ट कर देती है, जो पूरे देश तरह से पूरे देश को एक हताशा के अंधेरे में डुबो देता है। तो वो सारी चीजें भी आ जाती है। यहाँ पर क्या है कि जहां कहीं भी जनता से लेन देन है, वहां अनियंत्रित भ्रष्टाचार में दिखाई पड़ता है। तो सीमाएं भी हम लोगों ने देख ली। मतलब क्या था कि हमें पेपर में बहुत अच्छा दिखता है, ऑन पेपर आप देखोगे तो बहुत सारे लाभ गिना लोगे, है ना। यहाँ पर आपको क्या समझ में आ गया? बस एक मेन एस्पेक्ट वही है कि इनके लिए अलग कानून होता है, और अलग कानून के तहत स्वामित्व पूरा सरकार का रहता है। लेकिन ऑन पेपर सरकार की दखलंदाजी कम रहनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन रियलिटी वैसे नहीं होती, इसलिए इनकी भी काफी कमियां हैं। अब हमारे पास अगला क्या बचा? गवर्नमेंट कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, ठीक है। अब वहां पर
हम लोग उसको भी देखेंगे। उसमें क्या होता है, उसमें मेन जो डिफरेंस होता है वो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसको डिटेल में हम लोग अपने अगले वीडियो में देखते हैं। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। बाकी मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, बाकी के साथ शेयर करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।